हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत में लड़ी गई कुछ प्रमुख लड़ाइयों के बारे में देखेंगे जो भारतीय इतिहास में व परीक्षक दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। उसमें पहली है तराइन का पहला युद्ध जो कि 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान थर्ड और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। यहाँ थर्ड याद रखना जरूरी है। यह युद्ध 13 नवंबर 1191 में तराइन के मैदान में हुआ था, जो आज प्रेजेंट टाइम में करनाल हरियाणा में है। यह पृथ्वीराज चौहान थर्ड और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। राज चौहान थर्ड वर्सेस मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान थर्ड में थर्ड सीक्वेंस याद रखना जरूरी है, क्योंकि अब तक कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि ये जो युद्ध था वो पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गोरी के बीच में था, पृथ्वीराज चौहान टू वर्सेस मोहम्मद गोरी के बीच में था, या पृथ्वीराज चौहान थर्ड या पृथ्वीराज चौहान फोर्थ और मोहम्मद गोरी के बीच में था। तो करेक्ट आंसर पृथ्वीराज चौहान थर्ड होगा। शिहाबुद्दीन गोरी का पूरा नाम शिहाबुद्दीन गोरी था। मोहम्मद गोरी था। इस युद्ध में जो दोनों साइड के मुख्य कमांडर थे या आर्मी के जो प्रमुख थे जो युद्ध को लीड कर रहे थे वो इस तरह थे। पहले मोहम्मद गोरी की तरफ से मोहम्मद गोरी ही थे। गोरी। दूसरा कुतुबुद्दीन ऐबक, वो दीन ऐबक थे। तीसरा काजी जिया उद्दीन तोलकी थे। दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान की तरफ से जो मेन कमांडर थे वो थे, पहला तो पृथ्वीराज चौहान ही थे। दूसरे पजावन कछवाहा थे। तीसरे गोविंद राय तोमर थे ऑफ दिल्ली। और चौथे स्कंदगुप्त थे। स्कंद चौहान थे। एक्चुअली में जब मोहम्मद गोरी भारत पे आक्रमण या दिल्ली पे आक्रमण करने के लिए आ रहा था, तो पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने आसपास के जो चौहान या राजपूत शासक थे या जो मित्र शासक थे उन सबको मिला के एक सम्मिलित विरोध या मोर्चा स्थापित किया था। मोहम्मद गोरी जो था उसने गजनी में महमूद गजनवी की मौत के बाद गौर वंश की स्थापना की थी। और मोहम्मद गोरी और गजनवी में फर्क ये था कि जहां महमूद गजनवी केवल धन दौलत लूटकर अपने राज्य को समृद्ध बनाने के लिए भारत पर आक्रमण किया था, वहीं मोहम्मद गोरी का मेन एम था कि वो राज्य विस्तार कर सके। इस विस्तारवादी नीति को लेकर मोहम्मद गोरी ने जो मेन अटैक किए वो थे 1175 में इसने सिंध पे
अटैक किया और सिंध जीत लिया। उसके बाद 1178 में इसने गुजरात पर अटैक किया। उस समय गुजरात का शासक भीमदेव सोलंकी था। इसको अपने सोलंकी टू था, इसको अपने अधीन कर लिया। उसके बाद इसने 1186 में पंजाब पर अटैक किया और यहाँ का शासक था खुसरो मलिक। इस पर अटैक किया और इसे अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद ये दिल्ली को अपने अधिकार क्षेत्र में लेने के लिए दिल्ली की तरफ बढ़ा, जहां इन दोनों के मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज थर्ड का तराइन के मैदान, जो अब करनाल में है, वहां पर आमना सामना हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह हरा दिया और उसे बंदी बना लिया, लेकिन अपने प्राणों की रक्षा के लिए अनुरोध करने पर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को छोड़ दिया और वापस अपने देश जाने दिया। जबकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इस युद्ध में मोहम्मद गोरी बुरी तरह हार गया। जब उसने देखा कि उसकी सेना हार रही है तो वह घायल अवस्था में मैदान छोड़कर वापस चला गया। दूसरी महत्वपूर्ण लड़ाई तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में मोहम्मद गोरी या शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई। ये लड़ाई 1192 में हुई थी और इस लड़ाई में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान थर्ड को बुरी तरह हरा दिया था। मोहम्मद गोरी जो था वो एक तुर्क शासक था, तुर्क रूलर था या शासक था, जबकि पृथ्वीराज चौहान का दूसरा नाम राय पिथौरा भी था। पृथ्वीराज चौहान थर्ड चाहमान डायनेस्टी या वंश से संबंधित थे। गोरी ने यहाँ पर तुर्क वंश या सल्तनत की स्थापना की, जो अप्रोक्स 300 साल तक रही, जो 1526 में बाबर के आक्रमण तक यहाँ पर रही, अलग अलग शासकों और राजवंशों के अधीन। अब यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान जो है एक संयुक्त राजपूत नेतृत्व का लेकर मोहम्मद गोरी का विरोध कर रहे थे, लेकिन इस बार जो था इस राजपूत यूनिटी में मतलब पहले वाली यूनिटी नहीं रही, क्योंकि जयचंद ऑफ कन्नौज जो कि पृथ्वीराज चौहान का दुश्मन था, और जयचंद ऑफ कन्नौज पृथ्वीराज चौहान का दुश्मन इसलिए था क्योंकि जयचंद की जो पुत्री थी संयोगिता, उससे पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की मर्जी के बगैर विवाह कर लिया था, और तब से ही ये दोनों ही आपस में एक दूसरे से बैर रखते थे। जबकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ऐसा नहीं था। जयचंद ऑफ कन्नौज बहुत महत्वाकांक्षी शासक था। उसकी महत्वाकांक्षा ये थी कि वो पूरे उत्तर भारत में एक छत्र राज करे। तो उसने समझा कि मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी या तैमूरलंग या दूसरे मुस्लिम आक्रमणकर्ताओं की तरह भारत में आकर यहाँ खूब धन माल लूट कर वापस चला जाएगा अपने देश, और क्योंकि जयचंद जब मोहम्मद गोरी की सहायता करेगा या उसका हेल्प करेगा तो वो यहाँ का राजपाट
जयचंद को सौंप कर चला जाएगा, लेकिन हुआ जो था वो ठीक उसके विपरीत हुआ था, वो हमें आगे पता चलेगी। पृथ्वीराज चौहान के पास लगभग 2000 वार एलिफेंट थे, जो इनके हिसाब से इसकी सेना की सबसे बड़ी ताकत थी, जबकि मोहम्मद गोरी के पास 0 थे। वार एलिफेंट नॉर्मल एलिफेंट से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि वार एलिफेंट इस तरह से ट्रेंड किए जाते हैं, और जब उनके ऊपर आर्म्ड और दूसरे कवच लगा दिए जाते हैं और वेपन्स वगैरह उनके ऊपर लगा दिए जाते हैं, तो वो इतने ताकतवर हो जाते हैं कि एक वार एलिफेंट लगभग 1000 सैनिकों को 5-10 मिनट में ही खत्म कर देता है, क्योंकि वो इतना ताकतवर होता है। और भारत मध्यकालीन और प्राचीन भारतीय इतिहास में जो राजा थे वार एलिफेंट पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे। पृथ्वीराज चौहान के पास लगभग 3 लाख संयुक्त सेना थी, जबकि गोरी के पास लगभग 1,20,000 सेना थी। लेकिन मोहम्मद गोरी ने यहाँ आक्रमण में कुछ अनएथिकल टैक्टिक्स या कुछ नियम के विरुद्ध नीति अपनाई, जैसे कि उसने सरप्राइज अटैक किया पृथ्वीराज चौहान के कैंप पे। सरप्राइज अटैक ऐसे किया कि जब पृथ्वीराज चौहान की सेना अपने कैंप में सो रही थी या आराम कर रही थी, तब उन पे जाकर अचानक अटैक कर दिया। इसमें पृथ्वीराज चौहान और उसकी सेना को बहुत ज़्यादा हानि हुई, या उनके बहुत ज़्यादा सैनिक मारे गए, उनके हथियार भी लूट के ले गए। यहाँ पे इस युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। पृथ्वीराज चौहान की ये एक बहुत बड़ी कमी थी, जैसे कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उन्होंने जीतने के बाद भी ना तो मोहम्मद गोरी से कोई संधि या कुछ इस तरह का कुछ वचन लिया कि वो भारत पर आक्रमण ना करेगा, और ना ही उसे जान से मतलब उसको मृत्यु दंड दिया। जब उसे पता था कि मोहम्मद गोरी एक बहुत महत्वाकांक्षी शासक है, तो उसे वहीं पे ही खत्म कर देना चाहिए था मैदान पे। उसे टाइम दे दिया, वो 1 साल बाद फिर अपनी गलतियों में सुधार करते हुए एक विशाल सेना लेकर पृथ्वीराज चौहान के सामने आ खड़ा हुआ। और कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि मोहम्मद गोरी ने जब पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में पकड़ लिया, पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह घायल थे, तो मोहम्मद गोरी ने उस पर रहम किया और उससे कहा कि वो उसकी अधीनता स्वीकार कर ले। पृथ्वीराज चौहान ने अधीनता स्वीकार कर ली, और आगे काफी समय तक पृथ्वीराज चौहान और उसका वंश वहाँ मेवाड़ में, अजमेर में राज करता रहा। जबकि कुछ इतिहासकार इस बात को बिल्कुल गलत बताते हैं, झूठ बताते हैं। उन्होंने कहा कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने मैदान पे ही बीच में मार दिया था। पृथ्वीराज चौहान यहाँ जीतने के बाद, अक्कू धन संपत्ति लूटने के बाद वापस गजनी अपने देश चला गया, जबकि यहाँ अपने साथ आए कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का शासक नियुक्त कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली और आसपास के एरियो में अपनी स्थिति मजबूत बना ली और आगे बढ़ने का प्रयास करता रहा। इतिहास की तीसरी महत्वपूर्ण लड़ाई चंदावर का युद्ध था, जो कि 1194 ईस्वी को मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को हराया था, जिसमें 1194 में हुई थी। गोरी और जयचंद के बीच हुई थी। मोहम्मद गोरी और वर्सेस जयचंद के बीच में हुई थी। जयचंद जो था यह गढ़वाल वंश का शासक था। वाल वंश से था, डायनेस्टी से था। मोहम्मद गोरी तुर्क थाई। यह युद्ध जो था मॉडर्न डे चंदावर या मॉडर्न डेज या आधुनिक काल में फिरोजाबाद
जबाद, जो कि नियर आगरा, यहाँ पे लड़ा गया था। जयचंद की आर्मी इसमें सुपीरियर थी। जयचंद की आर्मी जो थी सुपीरियर थी और वो जीत भी रही थी, लेकिन इसमें लड़ाई के बीच में ही जयचंद की आंख में एक तीर जा लगा, जिससे जयचंद एलिफेंट से नीचे गिर गया और यह देखते हुए उसके सैनिकों में भी भगदड़ मच गई। जबकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जयचंद जो था वो गोरी की ताकत देखकर या गोरी की जीत को देखकर, संभावित जीत को देखकर युद्ध मैदान क्षेत्र को छोड़कर चला गया और कुमाऊं एरिया में कुमाऊं हिल्स में एक नए वंश की स्थापना की और फिर उसके बाद वो वहीं पे रहा। ये तो हमें पता ही है कि गजनी, मोहम्मद महमूद गजनी जो था उसका एम प्लंडर था या धन दौलत लूटना था, जबकि गोरी जो था उसका मेन एम जो था साम्राज्य विस्तार करना था। अब जो जयचंद था उसका पुत्र था एक हरिश्चंद्र बाद में। उसने गोरी और उसके जो साम्राज्य था उसका विरोध किया और तुर्किश शासकों से कन्नौज, जौनपुर और मिर्जापुर जैसे महत्वपूर्ण एरिया वापस रिकवर्ड किए। कन्नौज इसके बाद तब तक स्वतंत्र रहा इल्तुतमिश जब तक शासक बनकर नहीं आ गए था। इल्तुतमिश ने कन्नौज को जीतकर अपने शासन में मिला लिया था। ये मोहम्मद गोरी द्वारा उसके भारत पर आक्रमण के बाद स्थापित किए गए राज्य को दिखाती है। यहाँ पे डॉटेड या डैश्ड एरिया दिखाता है कि मोहम्मद गोरी ने कहाँ से कहाँ तक अपना राज्य स्थापित कर लिया था और साथ में दूसरे राज्य हैं उनकी भी स्थिति के बारे में ये बताता है। तो इस डायग्राम से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर इस डायग्राम को आप सही से देखेंगे तो आपको मोहम्मद गोरी, उसके समकालीन राज्य, उसके आस पड़ोस के राज्यों की स्थिति के बारे में भी बहुत अच्छी तरह नॉलेज हो जाएगी।